जब भी लोअर बैक में दर्द होएगा हम क्या करेंगे, लोअर बैक पे ही काम करते रहते हैं और हम बोलते रहते हैं कि ये वीक है, बट लोअर बैक में सिर्फ लोअर बैक नहीं आती है, दिस होल पार्ट इंक्लूड होता है। मैं आपको एक स्पाइन का मैकेनिक्स समझा देता हूँ। हमारी स्कल बोन से लेकर कॉक्सी तक ओवर 23 इंटरवर्टिबल डिस्क होती हैं। यू नो द इंटरवर्टिबल डिस्क, जो डिस्क पे आपका स्पाइन मूव करता है, राइट। इसमें आपकी जो नेक के अराउंड इंटरवर्टिबल डिस्क हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी मूवमेंट्स इस तरीके से करते हो, या फिर हमारी लोअर स्पाइन की इंटरवर्टिबल डिस्क ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि आप फॉरवर्ड बेंड करते हो, आर्च बनाते हो, साइड बेंड करते हो, वेट उठाते हो। कभी सुना है किसी को कि डिस्क बल्ज मिड स्पाइन में हो गया? बताओ, है कोई पर्सन? सबसे ज़्यादा डिस्क बल्ज आपको कहाँ पे होता है? नेक और लोअर बैक। वाई? बिकॉज हम लोग इन सब का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी की जो हमारी मिड स्पाइन है वो फ्रीज है। दिस पार्ट इज कंप्लीटली फ्रीज, ना उसके अंदर बैकवर्ड बेंडिंग है, ना फॉरवर्ड बेंडिंग है, और ना ही उसको हम ट्विस्ट कर पाते हैं ठीक से। क्यों? क्योंकि हमें चेस्ट और बैक मारने से फुर्सत नहीं है। मैं बोलूँगा चेस्ट आउट करो, चेस्ट आउट की जगह क्या करेंगे? आर्च। वो इतने ओवरवर्क हो जाते हैं कि डिस्क बल्ज होगा ही होगा और कोई नहीं रोक सकता किसी भी इंजरीज को होने से पहले। अब डिस्क बल्ज क्यों होगा? क्योंकि जो काम आपके 23 इंटरवर्टिबल डिस्क को मिलकर करना चाहिए, वहाँ पे बस अपर और लोअर के इंटरवर्टिबल डिस्क बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसी के लिए हमें इश्यूज अराइज होते हैं। तीसरा, आप डिस्क बल्ज को किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू ठीक नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं बनी है जो कि डिस्क बल्ज को अंदर ले जाएगी, जो लिक्विड निकला हुआ है उसको अंदर ले जाएगी। पॉसिबल है, बट लोग पूछते रहेंगे डिस्क बल्ज होगी या क्या करूं। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? डिस्क बल्ज हुई है और मूवमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही डिस्क बल्ज होगा लोअर बैक और हिप्स के अराउंड मसल्स में स्पैज़म आएगा, मसल्स टाइट होना स्टार्ट होंगे, मसल्स वीक होंगे, और फिर क्या होता है कि जब मसल वीक है, ऊपर से डिस्क बल्ज हो रखा है, उसके बाद क्या होगा? वो प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। क्यों? कि जो सपोर्टिव पार्ट था, जो हमें सपोर्ट दे रहा था, वहाँ पर वीक हो चुका है पूरा, और फिर जैसे आप दोबारा कोई मूवमेंट करने जाओगे फिर से वो दिक्कत हो जाएगी। और मैं लोगों को यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज है, जैसे मैंने लोअर बैक पे पेन पे डिस्क बल्ज के रिगार्डिंग एक्सरसाइज रूटीन बनाया था, मैं एक्चुअल में डिस्क बल्ज पे काम नहीं कर रहा, मैं उसके अराउंड जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, जिससे कि उनकी मूवमेंट्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए। ऑल्सो जब वो मूवमेंट करें तो उनके मसल्स लोड ले सकें। तो जब भी हमें डिस्क बल्ज होता है, हमें डर लगने लग जाता है मूवमेंट करने से। आप वो मूवमेंट अवॉइड कर सकते हो जो आपको सूट नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्क बल्ज में मेरे साथ फॉरवर्ड बेंड बहुत अच्छे से सूट करता है और साइड बेंड सूट नहीं करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड सूट कर रहा है, साइड सूट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं? मैं साइड मूवमेंट्स में स्टैटिक होल्ड्स प्रेफर करता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको मसल को ट्रेन करने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे रेपिटेशन करना है। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं? होल्ड्स प्रायोरिटी देता हूं। जैसे बैक हाइपर करा रहे हो, साइड में बैक हाइपर होल्ड, मूवमेंट नहीं कराता। साइड प्लैंक होल्ड्स, मूवमेंट नहीं कराऊंगा। फिर धीरे धीरे स्ट्रेच डालना स्टार्ट करता हूं। स्ट्रेच अडेप्ट करे बॉडी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मूवमेंट नहीं डालूंगा तो फ्रीज हो जाएंगे मसल्स। ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उठना बैठना इजी रहे। अगर किसी को डिस्क बल्ज है और उसके हिप्स में जान नहीं है और हैमस्ट्रिंग और हिप्स टाइट हैं, और आप ऐसे लोगों को अगर आप मूवमेंट दोगे तो वो मूवमेंट कहां से होगी? लोअर बैक से। यही कॉमन मिस्टेक्स हैं कि हम सब लोग अपनी इंजरीज में करते हैं। तो मेरा क्या होता है कि अगर दिक्कत हुई है ना, एक्सरसाइज करते रहो। मैं नहीं कह रहा कि हर एक्सरसाइज में आपको झुकना है, कुछ नहीं है तो स्टैंडिंग लेग कर्ल भी करते रहोगे ना, स्लोली, इनफ है। अब लोग बोलेंगे डिस्क बल्ज हो गया, स्क्वाट, लंजेस और डेडलिफ्ट तो मान नहीं पा रहे हम। ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए बोले हिप थ्रस्ट में दिक्कत आ रही है, मत करो ना हिप थ्रस्ट। सिंपल क्वाड्रुपेड पोस्चर में अगर एक साइड लेग लिफ्ट भी करा दूंगा ना,
तो ग्लूट्स बर्न कर जाएंगे। तो मसल्स को क्या चाहिए? स्टिमुलस। तो आपको समझ में आया स्लिप डिस्क कि स्लिप डिस्क के साथ साथ हमें मूवमेंट्स पे काम करते रहना है, उसके अराउंड मसल्स को ट्रेन करते रहना है। डिस्क बल्ज बाय टाइम धीरे धीरे अपने आप बेहतर होता जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके मसल्स बेहतर होने के बाद 1 या 1.5 साल या 2 साल के बाद थेरेपी वगैरह करा के मूवमेंट करके वो पेन ठीक हुआ है विदाउट सर्जरी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, बट वो बीच में कभी कभी ट्रिगर फिर भी कर जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। वो पता है क्यों ट्रिगर होता है? क्योंकि उन्होंने थेरेपी करा के उसको ठीक तो कर लिया, टाइम दे के उसको ठीक तो कर लिया, रेस्ट करके उसको ठीक तो कर लिया, बट ट्रेन नहीं किया। वो जैसे ही मूवमेंट आके पड़ती है, लोड पड़ता है, वो ट्रिगर हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्लिप डिस्क क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्पाइन को ट्रेन करना नहीं सीखा। हर 23 इंटरवर्टिबल डिस्क को यूज करना प्रॉपर्ली नहीं सीखा। अगर आपको स्लिप डिस्क हुआ है, तो अगर आपको लंबर रीजन में हुआ है तो आपका लोअर बॉडी का मैकेनिज्म खराब होगा, मसल्स वीक होंगे, इम्बैलेंसेस अराइज होंगे। अगर आपको नेक में हुआ है तो इसकी वजह से आपकी अपर बॉडी रुइन होने वाली है। उसके लिए चाहिए आपको प्रिपरेशन, टाइम लगेगा इसको ठीक करने में। एक्सरसाइजेस करते रहो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है।